एक बार फिर से स्वागत है आपका BDTH के एक और एक्सप्लेनेशन में। और ये वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ेदार, क्योंकि इसमें हमारी जो छोटी जियान वो बड़ी होने वाली है। तो कैसी होगी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन और भी कई सरप्राइजेस हैं, सो स्टे ट्यून्ड। पिछले एपिसोड में जैसे ही जियान ने तो हुआंग में ब्रेक थ्रू किया था, उसके तुरंत ही बाद वो अपनी कॉन्शियसनेस को उस मास्टर की लगाई हुई फायर सील में ले जाता है, जहाँ कैप्चर होने के बाद मास्टर याओलाओ से जियान की पहली मुलाकात होती है। ऑल्दो मास्टर वहाँ पे अनकॉन्शियस स्टेट में थे, तभी उसकी कॉन्शियसनेस पे होता है एक बहुत ही भयानक सोल अटैक, और इस अटैक की पावर ऑलरेडी 2 सॉन्ग लेवल के ऊपर जा चुकी थी। और यहाँ से शुरू होता है हमारा एपिसोड नंबर 752। जियान जो कि उस माउंटेन वैली में बैठा हुआ था, अचानक से अपनी आंखें खोलता है। इस वक्त उसकी पूरी की पूरी बॉडी पसीने से नहाई हुई थी और वो फेंट होने की कंडीशन में था। जियान ये तो समझ गया था कि ये इंसिडेंट कोई सपना नहीं था। उसकी कॉन्शियसनेस क्लियरली उस फायर सील से होके हॉल ऑफ सोल तक गई थी, और आगे कुछ सेकंड्स तक उस केव से काफी ज्यादा हैवी ब्रीदिंग का साउंड आता रहता है, और धीरे धीरे करके ये हैवी ब्रीदिंग डिसअपीयर होती है। अब जियान एक रॉक के सहारे बैठ के एक डीप थिंकिंग में चला गया था। जियान उस बहुत बड़े हॉल के बारे में सोच रहा था। अब वो 100% श्योर हो चुका था कि ये पक्का हॉल ऑफ सोल का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, क्योंकि मास्टर की दी हुई फायर सील डायरेक्ट उनसे कनेक्टेड थी, और जिस खतरनाक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने उसके ऊपर हमला किया था वो पक्का हॉल ऑफ सोल का एक गार्डियन होगा। ऑल्दो जियान को इस बात की क्लैरिटी नहीं थी कि वो हॉल ऑफ सोल का लीडर था, लेकिन उसे एक चीज का पता चल गया था कि भले ही जियान की स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई हो, लेकिन हॉल ऑफ सोल्स के सामने वो चींटी के बराबर भी नहीं है। जियान बड़बड़ाते हुए कहता है कि ये हॉल ऑफ सोल के लोग तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। उस टेरिफाइंग अटैक से ऐसा लगता है जैसे प्रोटेक्टर वो भी उसके सामने कुछ नहीं है। थोड़ी सी देर बाद वो अपना सर पकड़ के कहता है, चलो एक बात की तो श्योरिटी है कि कम से कम मास्टर याओलाओ तो सेफ है। अब यहाँ पे सेफ का मतलब अलाइव है। वो कहता है जब तक मास्टर जिंदा है तब तक मेरे पास हमेशा चांस रहेगा। वो अपनी फिस्ट को क्लेंच करता है और एक डिटर्मिनेशन के साथ कहता है कि मास्टर अपने इस डिसाइपल का वेट करना। वो एक लंबी सांस लेते हुए खड़ा होता है और अपनी दुई की से अपनी बॉडी की वो नमनेस को बाहर निकालता है। अब करेंटली जियान एक जेन्युइन दो हुआंग था, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी वो बहुत ज्यादा यंग था। जियान एक डिटर्मिनेशन के साथ कहता है कि जब अगली बार मैं हॉल ऑफ सोल के उस गार्डियन से मिलूंगा तब तक मुझे इतना स्ट्रांग होना होगा कि कम से कम इस तरीके से बिना किसी फाइट के भागना तो न पड़े। फिर वो अपने दिमाग से सारे के सारे डिस्ट्रैक्शंस को बाहर निकालता है और उस केव के एंट्रेंस पे पहुंचता है। वो सामने की रॉक पे हाथ रख के कहता है ब्रेक। इसके बाद एक लाउड साउंड के साथ वो रॉक वहीं पे ब्लास्ट हो जाती है। उसके टुकड़े अब चारों तरफ फैल चुके थे और अब उस केव का एंट्रेंस फिर से खुल चुका था। जियान अपनी केव से 1 साल के बाद बाहर आ रहा था। उसके बाहर आते ही सीधी सनलाइट उसकी आंखों पे पड़ती है, जिसकी वजह से वो जनरल जॉर्ड की तरह अपनी आंखें नैरो कर लेता है। वही सुपरमैन वाला जनरल जॉर्ड। फिर धीरे से उसकी आंखें सनलाइट में अडेप्ट करती हैं। अब जियान की पूरी बॉडी में एक वार्म फीलिंग फैल चुकी थी। वो काफी टाइम तक सनलाइट को एंजॉय करता रहता है, और उसके बाद वो अपनी नजरों को चारों तरफ घुमाना शुरू कर देता है। सबसे पहले उसका ध्यान जाता है उस पर्पल कलर के कोकून पे। वो अपना सर हिलाते हुए कहता है कि नहीं, इस लड़की का एवोल्यूशन करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और भी चारों तरफ देखने के बाद उसे क्वीन मेडुसा कहीं पे नहीं दिखती है, लेकिन तभी उसकी नजर अचानक से उस रॉक पे पड़ती है जहाँ पे क्वीन मेडुसा ने उस स्क्रोल को छोड़ा था, और सिर्फ एक इशारे में वो स्क्रोल उसके हाथ में आ जाता है। उस स्क्रोल को पढ़ने के बाद जियान को सब समझ में आ गया था। वो भी एक सीरियस टोन में कहता है कि अच्छा, स्नेक ट्राइब में कोई दिक्कत आई है, लेकिन मेडुसा ने तो लिखा है कि वो थोड़े टाइम बाद वापस आ जाएगी। क्या वो प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई? और जब क्वीन मेडुसा की स्ट्रेंथ के साथ भी उस प्रॉब्लम को इतनी जल्दी सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो वो भी समझ गया था कि इस बार स्नेक ट्राइब काफी बड़ा डिजास्टर फेस कर रही है। जियान उस स्क्रोल को अपनी स्टोरेज रिंग में वापस रख लेता है और वो उस कोकून की तरफ देखते हुए कहता है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और क्योंकि मैंने भी अभी 2 हुआंग में ब्रेक थ्रू किया है, तो मुझे भी अपनी दुई पे कंट्रोल करने की जरूरत है। और ये कहने के बाद वो उस कोकून के सामने एक रॉक पे प्रकट हो जाता है, जिसके बाद जियान अपनी आंखें बंद करके प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। अब क्योंकि क्वीन मेडुसा ने ऑलरेडी यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेस लॉक का यूज किया था, तो जिया के ऊपर तो ऐसा कुछ खास खतरा नहीं था, लेकिन फिर भी जियान ने यहाँ पे रुकने का फैसला लिया, और इसी तरीके से धीरे धीरे करके और टाइम निकलता जाता है। अब ये माउंटेन वैली पहले से ज्यादा लाइवली तो हो चुकी थी, क्योंकि जियान की अलग अलग टेक्निक्स की प्रैक्टिस करने की आवाजें जो आती रहती थी, और इसी रिपीटिशन के साथ 15 दिन और निकल जाते हैं, और अब फाइनली उस कोकून में थोड़े से चेंजेस दिखने शुरू हो गए थे। जियान भी ये देख के काफी ज्यादा खुश था। उस कोकून का ग्लो अब और भी ज्यादा ब्राइट हो चुका था, और उस कोकून की पूरी बॉडी पे स्पाइडर वेब्स जैसे छोटे छोटे क्रैक्स आ गए थे, और उन क्रैक्स के अंदर से पर्पल कलर की लाइट अलग से बाहर आ रही थी। इसे देखने से ऐसा लग रहा था कि अब जिया को बाहर आने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। हमारा ध्यान जाता है जियान पे, जो कि हवा में फ्लोट कर रहा था। वो अपने हाथों से बहुत तेजी से कई सील्स बनाता है, जिससे हवा में कई सारी आफ्टर इमेजेस क्रिएट हो जाती हैं। अपने हाथ में फ्लाइंग सील को देख के जियान का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा सीरियस था, क्योंकि इस सील को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा दुईकी की जरूरत पड़ती थी। इस वजह से जियान की पूरी बॉडी पसीने में नहाई हुई थी। जियान अपने एक्शंस को रोकता है और तेजी से चिल्लाता है, सी फ्लिपिंग सील, और वो अपने हाथ को आगे की तरफ पुश कर देता है। और जियान के इस एक्शन के साथ एक जेड ग्रीन कलर का पाम इम्प्रिंट आगे शूट होता है। हम इस पाम इम्प्रिंट पे अलग अलग तरीके के रून्स को देख सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। लेकिन ये सी फ्लिपिंग सील अपने अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी को कंटेन करती थी। जब ये पाम इम्प्रिंट आगे की तरफ शूट होता है तो पूरी हवा में एक डिस्टॉर्शन सा क्रिएट हो जाता है। फाइनली सी फ्लिपिंग सील सामने के स्पेस
लॉक में जा टकराती है और इस कोलिजन से एक बहुत ही भयानक साउंड रिलीज होता है। हम उस स्पेस लॉक में कई रिपल्स को क्रिएट होता हुआ देखते हैं। अब तुम्हें ये याद होगा कि ये क्वीन मेडुसा ने काफी ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके इस लॉक को बनाया था, लेकिन फिर भी इस सी फ्लिपिंग सील का यूज करके इसमें एक 10 फीट वाइड होल क्रिएट हो जाता है। जियान सामने के डिस्टॉर्टेड स्पेस को देख के काफी ज्यादा खुश था। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इनका नाम ही गॉड सी स्किल है। गॉड सी स्किल की पहली टेक्निक का नाम था ओपन माउंटेन सील और ये थी दूसरी सी फ्लिपिंग सील जो कि पिछली बार से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। आई मीन ओपन माउंटेन सील से गॉड सी स्किल की दूसरी टेक्निक को यूज करने के लिए जियान को 2 हुआंग बनने का वेट करना पड़ा था, लेकिन ये वाली टेक्निक इतना रिस्पेक्ट डिजर्व करती थी। हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि जियान ने इसका फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था और जब जियान इसकी पूरी तरीके से मास्टरी कर लेगा तो कोई सोच भी नहीं सकता ये कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। जियान ने गॉड सी स्किल्स की डिफिकल्टीज को पहले काफी ज्यादा एक्सपीरियंस कर रखा था। पहली टेक्निक जिसका नाम ओपन माउंटेन सील था वो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी, इस वजह से वो सेकंड स्किल के लिए ऑलरेडी काफी ज्यादा प्रिपेयर्ड था। जियान कहता है कि लगता है मुझे सेकंड टेक्निक को काफी ज्यादा ध्यान से प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि फ्यूचर में अगर मुझे किसी इलाइट डोजोंग से फाइट करनी पड़ती है तो ये वाली स्किल मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाली है। वो जब अपना सर ऊपर करके देखता है तो शाम होने वाली थी। अब क्योंकि लेट हो रहा था तो इस वजह से वो यहाँ तक अपनी प्रैक्टिस खत्म करता है और जब वो फ्लोट करते हुए जमीन पे आया ही था तभी अचानक से पूरी की पूरी वैली हिलने लगती है। जियान उस पर्पल कलर के कोकून की तरफ देखता है जहाँ वो बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट एमिट कर रहा था। जियान ये देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। वो कहता है क्या ये सक्सेसफुली एडवांस करने वाली है। उस कोकून में से आने वाली जो लाइट थी वो धीरे धीरे और ज्यादा इंटेंस होती जाती है। उसमें जो छोटे छोटे क्रैक लाइंस थे वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुके थे और अचानक से वो क्रैक बहुत जल्दी एक्सपेंड होना शुरू हो जाते हैं और उस कोकून के अंदर से बहुत ज्यादा ब्राइट रेस चारों तरफ शूट होती हैं। अगर क्वीन मेडुसा ने वहाँ पे एक स्पेस लॉक नहीं लगाया होता तो ये पूरी लाइट बाहर फैल जाती, जिससे यहाँ पे काफी बड़ा कमोशन क्रिएट हो सकता था। उस कोकून में और ज्यादा क्रैक लाइंस बढ़ने लगती हैं और अब उस कोकून का एक लार्ज शेल शेड होने लगा था और इससे उस कोकून में एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है और एक बहुत ही ब्राइट पर्पल कलर की लाइट ऊपर की तरफ शूट होती है जो कि उस स्पेस लॉक में कई रिपल्स को क्रिएट करती है। जियान उस पर्पल बीम को काफी ध्यान से देख रहा था। वो अपनी आई साइड से उस पिलर के अंदर एक ह्यूमन फिगर को देख पा रहा था जो कि इस वक्त काफी ज्यादा ब्लरी था। अब धीरे धीरे करके वो पर्पल लाइट फेड होने लगती है और फाइनली कुछ ही देर में वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुकी थी और वो फिगर भी जियान के सामने आ चुका था। जियान के सामने वो ह्यूमन फिगर पूरी तरीके से नेकेड था। अब उसके बाल उसके कंधे तक नहीं बल्कि उसकी कमर तक आ रहे थे और अब कोई वो छोटी लड़की नहीं है, वो पूरी तरीके से एक मैच्योर लेडी में कन्वर्ट हो चुकी थी। और आप सब भी ये जान गए होंगे कि ये हमारी जिया थी। जिया की इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के जियान पूरी तरीके से स्टन रह गया था। वो कहता है ये जिया है, क्योंकि जियान को ये डिफिकल्टी हो रही थी इमेजिन करने में कि वो क्यूट सी लड़की इतनी जल्दी एक अट्रैक्टिव लेडी में कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकती है। खैर इसका जैसे एनिमेटेड एपिसोड रिलीज होता है तो हमारा भाई इसका एक्सप्लेनेशन लेके दोबारा आ जाएगा। देखते हैं ये BDTH वाले क्या चेंजेस करते हैं। सो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। खैर मेरी बेशर्मी भी आजकल बढ़ती जा रही है। अब बेचारी जियान पिछले 1 साल से उसी पोजीशन में उस एग के अंदर बैठी हुई थी, तो इस वजह से वो बड़े लेजीली अपनी बॉडी को स्ट्रेच करती है और ये देख के हमारे ठरकी जियान की ठरक जाग जाती है। ये सीन देख के उसकी पूरी बॉडी में घूसबम्स आ रहे थे। वो अपना सिर हिलाते हुए कहता है कि ये लड़की भले ही बड़ी हो गई है लेकिन आदतें फिर भी बच्चों जैसी हैं। जियान अपनी स्टोरेज रिंग से एक ब्लैंकेट को बाहर निकालता है और वो जिया की तरफ ना देखते हुए इस ब्लैंकेट को लेके उसकी तरफ जाता है और जब वो ये ब्लैंकेट उसे देने ही वाला होता है तभी जिया की बॉडी एक ग्रीन कलर का ग्लो शो करने लगती है और अगले ही मोमेंट में जिया की पूरी बॉडी दोबारा से उस बच्ची के फॉर्म में श्रिंक हो चुकी थी। और ये देख के पहले तो जियान पूरी तरीके से स्टंड रह गया था, फिर वो अपना पेट पकड़ के जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि अब भले ही जिया ने रैंक 6 में ब्रेक थ्रू कर लिया हो लेकिन वो बेचारी उस ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास के इफेक्ट्स को पूरी तरीके से रिमूव नहीं कर पाई। जिया भी अपनी मैच्योर बॉडी को देख के काफी ज्यादा शॉक में थी, लेकिन जब उसकी बॉडी दोबारा से छोटी बच्ची के फॉर्म में आ जाती है तो इस बात से जिया की आईब्रोज एकदम वर्टिकल हो जाती हैं और वो अपनी गुस्से की आंखों से जियान की तरफ देखती है। जियान समझ गया था कि अब मेरी खटिया खड़ी होने वाली है और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। जिया जियान के फेस पे बिल्ली की तरह टूट पड़ती है, जिसके बाद जियान के पूरे फेस पे हम पंजों के निशान को देख सकते हैं। अब क्योंकि जिया लगातार हमला करे जा रही थी तो इस वजह से जियान को उसे हग करना पड़ता है, लेकिन जियान को फिर याद आता है कि वो कितना बड़ा ठरकी है। इस वजह से वो फटाक से उस ब्लैंकेट को जिया के हाथ में दे देता है। वो उसके हेड में नॉक करके कहता है कि बिल्कुल शांत रहो, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए ट्रांसफॉर्मेशन पिल बिल्कुल नहीं बनाऊंगा जिससे तुम पूरी लाइफ एक छोटी बच्ची के फॉर्म में रहना। जिया अपने दोनों हाथ से अपने सर को पकड़ के कहती है डैम दिस ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास। जियान जिया का क्यूट फेस पकड़ के कहता है कि तुम इतनी चिंता मत करो, एक्चुअली में तुम्हारा ये लुक काफी ज्यादा लाइकेबल है। ये सुन के जिया एक सरकास्टिक टोन में कहती है कि तुम मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करो, मुझे क्लियरली पता है कि तुम्हें पुरानी वाली बॉडी ज्यादा पसंद है। कायलन जी ने सही कहा था, सारे के सारे मैन ऐसे ही होते हैं। ये सुन के जियान काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा था। वो तुरंत से टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है ऑलराइट, अब तुम्हारा एडवांसमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तो चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं, क्योंकि हमें बाहर की खबर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। जिया चारों तरफ अपनी नजर घुमा के देखती है तो कहती है कायलन जी यहाँ पे नहीं है। जब वो कोकून में ट्रांसफॉर्म हुई थी तो वो वेगली क्वीन मेडुसा की एक्टिविटी को फील कर पा रही थी। जियान कहता है कि हाँ, स्नेक ट्राइब में कुछ हो गया है, इसकी वजह से क्वीन मेडुसा को वापस लौटना पड़ा। हम स्नेक ट्राइब जाके उसकी
उसकी हेल्प भी कर सकते हैं। जियान भी इस बात को रियलाइज करता है कि क्वीन मेडुसा पिछले कुछ टाइम से काफी ज्यादा उसकी हेल्प कर रही है, और भले ही फॉलन आर्ट फ्लेम के टाइम कुछ भी हुआ हो, लेकिन वो उस मोमेंट को बिल्कुल भी भुला नहीं सकता था। इस वजह से जियान क्वीन मेडुसा की तरफ काफी कॉम्प्लिकेटेड फील कर रहा था, और इस बात से जिया को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था क्योंकि उसकी काइलिन के साथ ऑलरेडी अच्छी रिलेशनशिप थी। तो इस माउंटेन वैली से बाहर जाने का डिसीजन लेने के बाद जियान उस डिस्टॉर्टेड होल की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। पीछे से हमारी जिया भी जियान को फॉलो कर रही थी। वो कहती है, अच्छा तो एक स्पेस सील है, मैंने सुना है सिर्फ एक डाओजोंग लेवल का प्रैक्टिशनर इससे क्रिएट कर सकता है, तो ये मेरे ख्याल से काइलन जी ने क्रिएट करी होगी। जियान उस डिस्टॉर्टेड स्पेस की तरफ देखता है और बिना पीछे सर किए बोलता है, हाँ क्वीन मेडुसा को अपनी ट्राइब में जल्दी जाना था, और क्योंकि हमारी एडवांसमेंट न रुके इस वजह से उसने ये स्पेस सील क्रिएट करी। वो कहता है, थोड़ा साइड में हो जाओ, मैं इसे ब्रेक करता हूँ। जियान की बॉडी में अचानक से उसका द्विकी फ्लो बहुत तेजी से होने लगता है। अगर जियान 2 वांग क्लास में ब्रेक थ्रू नहीं करता तो इस स्पेस सील को ब्रेक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम था। जिया साइड में होकर एक स्माइल के साथ कहती है कि तुम्हें बस ब्रूट फोर्स को यूज करना आता है। वो फ्लोट करके उस स्पेस सील की तरफ जाने लगती है, और नेक्स्ट मोमेंट में वो एक फिश की तरह उस स्पेस सील को पार कर चुकी थी। और यहाँ पे एक बड़ा सा हिंट उसकी रेस के बारे में दिया जाता है। अच्छा कमेंट में बताना किस किस को जिया के बारे में वीडियो चाहिए। खैर जिया की इस तरीके की मूवमेंट देख के जियान भी पूरी तरीके से स्टंट रह गया था। थोड़ी देर बाद वो अपना सिर हिलाता है। वो इस बात को कैसे बोल सकता है कि जिया के लिए छोटे मोटे स्पेस लॉक्स तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि पहले मेडिसिनल वेयर हाउस में बहुत सारे स्पेस लॉक्स लगे हुए थे, लेकिन जिया फिर भी आराम से डकैती डालने के लिए पहुंच जाती थी, और वो सारे के सारे स्पेस लॉक्स जिया के खिलौने बन के रह गए थे। जब जियान ये सब सोच रहा था तभी जिया वापस अंदर आ जाती है। वो कहती है, आ जाओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें बाहर ले जाती हूँ। ये बात सुन के जियान एक स्माइल देता है, लेकिन उसके ऑफर को रिजेक्ट नहीं करता है। वो कहता है कि यहाँ पे स्पेस सील बनी रही, ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि इस माउंटेन वैली में बहुत सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स ग्रो होते हैं, तो इस जगह के बारे में जितने कम लोगों को पता होगा उतना अच्छा है। जियान जिया का हाथ पकड़ता है, जिससे जियान की पूरी बॉडी पे एक पर्पल ग्लो आ जाता है, और उन दोनों की बॉडी श्रिंक होकर उस डिस्टॉर्टेड स्पेस से बाहर आ जाती है। जियान भी बाहर की ग्रीनरी को काफी टाइम बाद देख रहा था। अब जियान दोबारा एक्शन के लिए रेडी था। अब क्योंकि पिछले 1 साल से वो लगातार उस वैली के अंदर था, इस वजह से हवा उसे काफी अच्छा फील कराती है। जिया बाहर आके चारों तरफ देखती है, लेकिन आसपास कोई भी बीस्ट नहीं था। वो भी ये देख के काफी ज्यादा रिलीफ फील कर रही थी, क्योंकि जियान जब मेडिसिन को रिफाइन करने के लिए गया था तो क्वीन मेडुसा और जिया दोनों ने मिलकर इस पूरे जंगल को उलट पलट कर दिया था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी एनिमल टाइड क्रिएट हुई थी। जियान एक डायरेक्शन की तरफ देखता है और कहता है, चलो चलो, और इसके साथ ही वो दोनों वहां से उड़ जाते हैं। आसमान में 2 फिगर्स बहुत तेजी से उड़ते हुए जा रहे थे। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि वो हवा में रिपल्स क्रिएट कर रहे थे, लेकिन अचानक से 5 मिनट बाद जियान वहीं पर रुक जाता है। अब जिया का ध्यान तो और कहीं था, इस वजह से वो जियान की पीठ पे टकरा जाती है। वो अपना सर पकड़ के कहती है, तुम कर क्या रहे हो? जियान अपनी आंखें नैरो करके कहता है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही शांति लग रही है। वो इस पूरी सराउंडिंग को बहुत ध्यान से देख रहा था, और उसे कहीं भी कोई भी बीस्ट दिखाई नहीं दे रहा था। अब ऐसी सिचुएशन और कहीं तो काफी ज्यादा नॉर्मल थी, लेकिन खासकर इस माउंटेन रेंज पे ऐसा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, क्योंकि ये पूरी माउंटेन रेंज एनिमल से भरी रहती थी। इस बारे में जिया भी काफी ज्यादा स्ट्रेंज फील कर रही थी। वो थोड़े सोचने के बाद कहती कि हाँ, आसपास कहीं भी मैजिकल बीस्ट का ऑरा फील नहीं हो रहा है, और वो हवा को स्मेल करके कहती है कि यहाँ पे कुछ अनयूजुअल स्मेल भी है। ये सुन के जियान भी थोड़ी देर तक ऑब्जर्व करने लगता है, और फिर अचानक से उसे एक रियलाइजेशन होता है। वो जियान से कहता है कि इस हवा को बिल्कुल भी इनहेल मत करो, यहाँ पे बहुत फेंट पॉइजन का यूज किया गया है। अब इस चीज की वजह से जियान भी काफी ज्यादा गहरी सोच में पड़ गया था। वो कहता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है, और जियान के अंदर एक अनईजी फीलिंग और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। वो कहता है, चलो पहले चिंगसेन टाउन की तरफ चलते हैं, वहां जाके जानते हैं क्या हुआ है। जिया लिटिल फेरी डॉक्टर के बारे में सोच के कहती है, क्या ये उस पर्सन से रिलेटेड है? तो जियान कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर का पॉइजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस पॉइजन में और उसके पॉइजन में जमीन और आसमान का अंतर है। वो आगे कहता है कि आखिर इतना पॉइजन फैलाया क्यों, और वो फिर से सीआईडी वाला सवाल दोहराता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। वो अपने दुई की विंग्स को ओपन करता है और एक रे ऑफ लाइट में कन्वर्ट होकर चिंगसेन टाउन की तरफ जाने लगता है। आज चिंगसेन टाउन का नजारा पिछले टाइम से बिल्कुल बदला हुआ था। आज यहाँ पे पूरी तरीके से शांति फैली हुई थी। स्ट्रीट्स पे ह्यूमन फिगर्स रेयरली दिख रहे थे। सारे घरों के गेट्स बिल्कुल टाइटली शट थे, और कुछ लोगों को हम ग्रेनाइट वॉल्स के पास देख सकते थे, जिनके बीच में कुछ धीरे से कन्वर्सेशन चल रही थी। कोई कहता है, डैम इट, इतने सारे पॉइजन यूजर्स एम्पायर के मिडिल एरिया में कैसे एंटर हुए? क्या फ्रंट साइड में याना लाइन्स और इंपीरियल फैमिली का डिफेंस बिल्कुल खत्म हो चुका है? तभी किसी और की आवाज आती है कि 3 लार्ज एम्पायर्स ने अपने हाथ मिला दिए जामा एम्पायर के ऊपर हमला करने के लिए। अब भले ही याना लाइन्स कितनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन आखिर मैन पावर की भी तो कोई लिमिट होती है। अब वो सारे के सारे गैप्स को तो फिल कर नहीं सकते हैं, इसलिए कुछ लोग गुस्साए हैं। तभी एक बंदा काफी दुख के साथ कहता है कि हमारे चिंगसेन टाउन में तो बस अब एक 8 स्टार डाउलिंग बचा हुआ है, बाकी तो सब डाओशी या फिर डाओशी क्लास में है। अगर वो 4 स्टार पॉइजन मास्टर यहाँ पे आ गया और उसने अपना पॉइजन फैला दिया तो कई सारे लोग तो वहीं पे अनकॉन्शियस हो जाएंगे। तभी एक बंदा जोश में आके कहता है कि क्या दिक्कत है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम सब मिलके उसके ऊपर हमला भी तो कर सकते हैं। तभी हमारा ध्यान शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक मर्सनरी ग्रुप को, जिसे कई लोगों ने घेर रखा था। अगर हम ध्यान से देखें तो ये ग्रुप तो वही था जिसे जियान ने चिंगसेन टाउन में बचाया था, और इस ग्रुप के लीडर का नाम था यांग चेन, जो
कि एक 8 स्टार डाउलिंग था। उसके पास में ही कागाइंग और लिंगर भी थे और अभी इस वक्त सभी लोगों के फेस बिल्कुल पेल हो चुके थे। तभी लिंगर कहती है कि सेकंड अंकल हमें क्या करना चाहिए, बस यहाँ पे खड़े रहें, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। मैंने सुना है माउंटेन वैली में बहुत सारे पॉइजन मास्टर्स घुस आए हैं और इन लोगों ने अपनी पॉइजन का यूज करके कई सारे बीस्ट को मार डाला है। तो उसके सेकंड अंकल कहते हैं सिर्फ इस प्लेस को डिफेंड करने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है कि उनके बीच में एक टियर 4 का पॉइजन मास्टर है और ऐसे पॉइजन मास्टर के खिलाफ मेरा तो कोई चांस नहीं है जीतने का। अब यहाँ पे हमें पता है कि करीब 2 वांग से ऊपर वाले बंदे ही उड़ सकते हैं। तो उसके सेकंड अंकल कहते हैं कि अगर उनमें से कोई उड़ पाता तो अभी तक तो यहाँ पे एक बड़ा सा मैसेकर शुरू भी हो चुका होता। अब हम बस यहाँ पे इंतजार ही कर सकते हैं, किस्मत अच्छी रही तो याना लाइंस यहाँ पे हेल्प भेजेगी। इस बात पे लिंगर एक सैड स्माइल के साथ कहती है कि अब याना लाइंस के पास इतने वॉरियर्स रह ही नहीं गए हैं, सारे के सारे तो डिफेंड करने में लगे हुए हैं। और जब इन लोगों के बीच में ये बातें चल रही थी तभी वॉल के उस पार करीब 10 ग्रे रोब पहने हुए बंदे कुछ एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं। हम उनके बीच में एक ओल्ड मैन को देखते हैं जिसके चेस्ट पे एक सेंटीपीड बैज था जिसमें 4 लाइंस थी। वो धीरे से आगे आते हुए अपनी खतरनाक आवाज में कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने 10 मिनट के अंदर ये गेट नहीं खोले तो मैं अपने पॉइजन को इस टाउन में रिलीज कर दूंगा। और इतना कहने के बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और इसके बाद टाइम बहुत धीरे धीरे गुजरने लगता है। उस ओल्ड मैन के फेस पे हम एक क्रूअल स्माइल को देख सकते हैं। वो अपने लोगों से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये लोग गेट खोलने वाले हैं, और ये कहने के बाद वो अपने हैंड को वेव करता है जिससे एक बहुत ही थिक माइज्मा रिलीज होता है और उसके पीछे करीब 10 लोग भी अपने हाथ साथ में वेव करते हैं जिससे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर का पॉइजन रिलीज होता है। वॉल के अंदर यांग चेन कहता है कि अपनी बॉडी को दुईकी से कवर करो, बिल्कुल भी सांस मत लो। ये सुन के सारे के सारे मर्सनरीज तुरंत इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। बाहर से आवाज आती है कि तुम लोगों ने इस चीज को बहुत हल्के में ले रखा है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मीडियोकर स्ट्रेंथ से तुम मेरे पॉइजन को रोक सकते हो। वो ग्रीन कलर का पॉइजन पूरी वॉल को कवर करने लगता है और कुछ पॉइजन तो अंदर भी लीक हो चुका था जिससे कुछ वीक मर्सनरीज के एक्शंस बिल्कुल स्लो होने लगते हैं और नेक्स्ट मोमेंट में कई लोग तो अनकॉन्शियस हो चुके थे। ये देख के यांग चेन के फेस पे एक बहुत ही ज्यादा अगली एक्सप्रेशन था और अब उसके सब्र का भी बांध छूट चुका था। वो कहता है मेरे भाई और बहनों चलो आ जाओ हमला करें। लिंगर और बाकी के सारे लोगों का मुंह खुल जाता है ये सुन के, तो क्योंकि वो लोग एक टियर 4 के पॉइजन मास्टर से फाइट करने जा रहे थे जिससे फाइट करना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं और उनको भी पता था कि उनका पूरा ग्रुप मौत को बुलावा दे रहा है उनसे फाइट करके, क्योंकि जैसे ही ये पॉइजन और ज्यादा फैलता जाएगा उनका ग्रुप अपनी स्ट्रेंथ को लूज करना शुरू कर देगा और वो सारे के सारे साइन दूर से ही दिखना शुरू हो गए थे। अब इस रिजल्ट को जानते हुए भी वो लोग अपनी सोर्ड को बाहर निकालते हैं और हेविली नॉड करते हैं। ये देख के वो ओल्ड मैन एक ईविल स्माइल देता है। वो एक और बार वेव करता है जिससे और भी ज्यादा डेंस पॉइजन रिलीज होता है। लेकिन हमारी साइड के मर्सनरीज ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, वो भी रोज लाइफ और डेथ बैटल से गुजरते थे। इस वजह से फाइट से कोई भी पीछे नहीं हट रहा था और जब वो लोग वॉल से जंप करने ही वाले होते हैं तभी अचानक से बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज करने लगता है। वो जो पॉइजन बाहर से आ रहा था वो अचानक से ची ची साउंड करके फेड होने लगता है। ये सडन चेंज देख के दोनों पार्टी काफी ज्यादा शॉक में थी। तभी वो लोग माउंटेन रेंज से 2 फिगर्स को आते हुए देखते हैं। उनकी दुई की विंग्स को देख के लोग कहते हैं 2 वांग एक्सपर्ट्स। ये देख के वो मर्सनरी ग्रुप काफी ज्यादा खुश हो गया था, उन्हें लग रहा था कि रीइंफोर्समेंट अराइव हो चुकी है। तभी वो दोनों फिगर्स थोड़े से क्लियर होते हैं। सामने वाला बंदा पूरी तरीके से ग्रीन कलर की फ्लेम्स में कवर्ड था और उसके पीछे थी एक छोटी सी लड़की जिसकी बॉडी पर्पल कलर के ग्लो को एमिट कर रही थी। वो नीचे सभी लोगों को काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी से देख रही थी। जियान अपनी फ्लेम्स को धीरे धीरे अपनी बॉडी में वापस लेता है। ये देख के लिंगर तुरंत ही जियान को पहचान जाती है। यांग चेन अपने दोनों हाथ कप करके कहता है चीफ शाओ। अब जियान के आने की वजह से उस पूरे ग्रुप में एक खुशी की लहर फैल गई थी और यांग चेन की इस आवाज को सुन के उस ओल्ड मैन का फेस एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाता है। वो ये समझ गया था कि ये एक्सपर्ट जामा एम्पायर की तरफ से आया है और वो फटाक से एक डिसीजन लेता है और फॉरेस्ट की तरफ वापस जाने लगता है। जियान उन लोगों को भागते हुए दूर से ऑब्जर्व कर रहा था। जियान की उंगलियों पे एक इनविजिबल फ्लेम जरा सी फ्लक्चुएट होती है और उसके बाद एक चीची की आवाज आती है। वो जो लोग जो जंगल की तरफ भाग रहे थे अचानक से उनकी पूरी बॉडी ट्रेम्बल होने लगती है और अगले मोमेंट में उनकी पूरी बॉडी एक पाइल ऑफ ऐश में बदल चुकी थी। उन बेचारों को चिल्लाने का भी मौका नहीं मिला। अब जियान अपने एनिमीज पे कभी भी रहम नहीं करता था। फिर जियान की नजर नीचे अनकॉन्शियस मर्सनरीज पे जाती है। वो ये देख के कुछ एंटीडोट पिल्स को उनकी तरफ थ्रो करता है और उन पिल्स की तरफ एक फ्लिक करता है जिससे वो एक ग्रीन कलर की फ्लेम से कवर्ड हो जाती हैं। अब उन पिल्स में से एक डेंस मेडिसिनल फ्रेग्रेंस चारों तरफ फैल जाती है और जब ये फ्रेग्रेंस चारों तरफ फैल चुकी थी तो वो अनकॉन्शियस लोग दोबारा से जागने लगते हैं। उन लोगों को कतई समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है उनके साथ, लेकिन वो जियान की तरफ एक रिस्पेक्टफुल नजर से देखते हैं। अब जियान को छोटी मोटी सोफिस्ट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो वो ये सब इग्नोर करके यांग चेन के सामने आता है और उससे पूछता है क्या हुआ। और इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई है तो थोड़ा कमेंट्स में बताओ, जिससे मुझे भी मालूम पड़े कि चीजें पसंद आ रही हैं। और तुम्हारे पास कुछ सजेशंस हैं उन्हें भी बिल्कुल लिख सकते हो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके हेल गार्डन फैमिली का पार्ट नहीं बने हो तो किसका वेट कर रहे हो, फटाफट से कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही शानदार एक्सप्लेनेशंस को लेके आता रहता हूँ। राइट साइड में क्लिक करके इससे पिछला वाला एपिसोड देख सकते हो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए स्टे सेफ। आई एम शिवम साइनिंग आउट।